Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is the own Dr. Ranjit and I welcome you all in my channel, RK's Academic Zone. So, my dear students of Standard 12th, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आपका जो हिंदी का जो विषय है, आपने हमें भी कहा था कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको मैं समराइज करके आपको बता दूं। तो जितने भी चैप्टर मुझसे हो रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूं। आज जो चैप्टर लेकर यानी जो पाठ का जो विषय है वो लेकर मैं जो आया हूं चैप्टर आपके लिए खास करके वह है रोज। रोज मतलब डेली जिसको बोलते हैं। ये लिखा हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। ठीक है, तो इनका जो अज्ञ इनका जो ये कहानी जो है, ये जो लेख है, ये रोज मतलब डेली रेगुलर ऐसे ही बोलते हैं। तो एक सारांश के रूप में इस चीज को आप पहले समझ लें। इसमें क्या है, इसमें लेखक खुद मतलब अपने आप को रखकर जो अतिथि बनकर जाते हैं अपने दूर के एक रिश्तेदार अपने बहन के यहाँ, और वहां उस वक्त मतलब मालती जो यहाँ पर कथित उनकी बहन है, तो वहां पर वो जाते हैं अतिथि बनकर। और जाने के बाद उस वक्त एक स्त्री की क्या दशा होती है, मतलब शादी के बाद एक जो दैनिक जीवन उसका किस तरह से होता है उसके बारे में एक व्याख्या उन्होंने किया है कि एक उछलती कूदती लड़की जो शादी होती है उसके शादी होने के बाद उसके वैवाहिक जीवन किस तरह का चलता है। उसके पति जो है दैनिक मतलब काम पे जाता है, फिर वहाँ से काम से लौटता है, और ये मतलब उसकी बहन फिर शादी होने के बाद जब माँ बनती है उसके वो बच्चे को देखती है और घर गृहस्थी में ही वो सिमट कर रह जाती है। यानी उसके जीवन में और कुछ नहीं है। लगता है कि उसके जीवन में जो है मतलब खुशी नहीं है। एक दैनिक जो रहन सहन जो है एक चल रहा है, इस क्रम में चल रहा है और कुछ नहीं है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। तो रोज यानी जो रोजमर्रे की जीवन है उसी की एक जो है व्याख्या यहाँ पर इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अज्ञेय नाम से प्रसिद्ध अमर साहित्यकार का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, और अज्ञेय जी ने ही हिंदी कहानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई, उसकी एक अलग प्रतिष्ठा कायम की। 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट वहां पर कुशीनगर में अज्ञेय का जन्म हुआ। पढ़ाई के ही दौरान क्रांतिकारी आंदोलनों से वो जुड़े, जिसके वजह से अज्ञेय ने कारागार की यातना से लेकर फांसी की सजा पाए जाने वाले जितने भी बंदी थे उसके मनोविज्ञान को यानी उनकी मानसिक दशा को उन्होंने देखा, परखा और विलक्षण ढंग से बहुत अच्छे से उन्होंने देखा। तो उनके अंदर भी एक उस तरह की जो है यानी विद्रोही जो भाव जो है उनके अंदर आ गया था बचपन से ही। जन्मजात विद्रोही कलाकार ने यानी साहित्यकार ने अपने रचनाओं में भी विद्रोह, क्रांति और स्वाधीनता के स्वर को गुंजाया है। यहां पर ये इनकी काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। अज्ञेय जी ने केवल विशिष्ट कथा शिल्पी नहीं, वो केवल एक विशिष्ट कथा शिल्पी है, वरन समकालीन भारतीय मनीषा और वाग्मय के विराट पुरोधा तथा आधुनिक रचनाधर्मिता के पर्याय भी माने गए। अपनी विलक्षण सृजनात्मक संकल्पनाओं से साहित्य की विविध विधाओं को संवारने वाले, सजाने वाले अज्ञेय को आलोचकों ने भी सदैव ही तेजस्वी, जितने भी उनके आलोचक वे भी उनको तेजस्वी माने और विशिष्ट प्रतिभा संपन्न मतलब व्यक्ति के रूप में स्वीकारा। वे विशुद्ध साहित्यकार ही नहीं, हुनरमंद इंसान भी थे। मतलब एक संवरा हुआ इंसान था वो, मतलब थे वो, तथा अपने घर तथा कमरों की चीजों को इधर उधर हटाकर नए सिरे से सजाते रहने की बाल सुलभ चपलता उनकी व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग रहा। वह हमेशा जब उनको फुर्सत मिलता था, समय मिलता था, तो घर के सामाने भी वो इधर से उधर सजा के यानी नयापन उनकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग रहा हमेशा। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हें इस बात की रही कि उन्हें ठीक ठाक समझा नहीं गया।
उनके अंदर एक बालपन भी था। वो हमेशा मतलब हर चीज में उनको नयापन हमेशा दिखता था। एक मनोभाव से विद्रोही थे वो, हमेशा हर चीज के खिलाफ उन्होंने मतलब आवाज उठाया। जो भी कुप्रथाएं थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। और इस तरीके से, लेकिन उनको उनका सही मतलब जांच नहीं हो पाया। जितना उन्हें मिलना था उतना उन्हें नहीं मिल पाया। उनकी कहानियां तथा उपन्यास हिंदी की अनमोल धरोहर बन चुके हैं तथा साहित्य अनुरागियों का आनंद मग्न बनाने में सहज समर्थ मतलब बना। यानी जितने भी साहित्य को पढ़ने वाले थे, समझने वाले थे, उनके लिए आगे जो है बहुत ही प्रभावकारी, एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे, बने रहे। उनकी ये जो मतलब कहानी जो प्रस्तुत जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें तथाकथित उनकी जो लेखक एक अतिथि के रूप में, मतलब वो खुद अपने आप को अतिथि के रूप में रखे। वो जहाँ जा रहे हैं वो उनकी दूर के एक रिश्तेदार, उनकी एक बहन है जिनके नाम है मालती। तो वहां पर कहानी के प्रथम भाग में शुरुआत में क्या हम लोग देखते हैं कि वहां मालती को देखते हैं कि वो एक यंत्रवत जीवन यापन कर रही है। यानी जिसको कहा जाए रोजमर्रे की उनका एक कोई नयापन नहीं है अपने जीवन में, यंत्रवत, मैकेनिकली जिसको बोले। जब वो अतिथि का स्वागत केवल मतलब वहां अतिथि बन के जाते हैं, लेकिन इनका स्वागत एक औपचारिक ढंग से होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कहानी में ऐसा दिखता है कि लेखक अतिथि के रूप में जाते हैं, लेकिन उनकी बहन जो है उनको कोई अंदर से कोई उत्साह नहीं है। वो उसे सिर्फ कर्तव्य पालन के लिए उन्हें आने के लिए, अंदर आने के लिए बोलते हैं, बैठने के लिए बोलते हैं, औपचारिकता निभाती हैं। वो अतिथि को कुशल जो 6 तक नहीं पूछती, मतलब आप कैसे हैं, क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पूछती है। सिर्फ मतलब उनको जो भी उनसे मतलब लेखक जो सवाल करते हैं अपने बहन से, वो संक्षिप्त उत्तर दे देती है, हूँ हाँ में, हाँ ना में, बस इसके सिवा कुछ नहीं। यानी उसके जीवन में कुछ नयापन नहीं दिख रहा है लेखक को। मतलब अतिथि जो बन के गए हैं उनको कुछ नयापन नहीं दिख रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो लड़की बचपन में इतनी बातूनी रही है, इतनी चंचल रही है, तो यहाँ पर अचानक क्या हो गया है, वो इतना मतलब चुपचाप क्यों हो गई है, जिसके जीवन में कुछ नयापन नहीं है, चंचलता नहीं है, खुशी दिखाई नहीं दे रही है। तो जिसके बारे में वो व्याख्या कर रहे हैं, उसका व्यक्तित्व ऐसा लग रहा है कि बुझ सा गया है, उस तरह का व्यक्तित्व उन्हें नजर नहीं आ रहा है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा बीच बीच में ऐसा लगता है कि उसके बच्चे जब सोते सोते रोना शुरू करता है तो वो लगता है मौनता दिखाई देता है पूरे पाठ में। वो बच्चे के रोने से ही लगता है वो मौनता जो है टूटता है वहां पर। यानी कहने का मतलब क्या है, जो अतिथि बनकर जो लेखक गए हुए हैं या उसके बहन के घर गई हुई है, तो बहन के अंदर वो उत्साह नहीं दिख रहा है, दे रहा है उन्हें। वो लग रहा है कि ऐसे जैसे चुपचाप उनका यंत्रवत जीवन से वो सिर्फ आए हैं, उसे बैठने बोला गया है, बस हूँ हाँ में उत्तर दे रही है वो, मतलब जो पूछा जा रहा है वो बस हाँ या ना, इस तरह के जीवन में वो जी रही है। अतिथि उसके दूर के रिश्ते का भाई है, जैसा कि हमने बोला, और जिसके साथ वो बचपन में खूब खेलती थी। पर आज जब वर्षों बाद वो आए हैं तो भाई के स्वागत वो उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा रही है, ऐसा लग रहा है। बाकी सारे वो औपचारिक जीवन जी रही है, पति को खाना देना, पति के खाने के बाद खाना खाना, या रात में पति खा लेने के बाद मतलब उसके बाद सोते सोते 10 बज जाते हैं, उसका 10 बज जाता है। पति जो है वो मतलब अस्पताल जाते हैं, वो फिर वहाँ से जब लौटते हैं दवा खाने से तो वहाँ पर आकर खाना खा के थोड़ा आराम करते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर शाम में जब लौटते हैं, यानी गतानुगतिक, जिसको कहा जाए कि दैनिक जीवन चल रहा है, कुछ नयापन नहीं है उसमें से, सिर्फ जीवन में एक औपचारिकता बढ़ा हुआ है। हम देखते हैं कि मालती अतिथि से कुछ नहीं पूछती, बल्कि उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देते हैं। ये यहाँ पर पाठ में हम लोग देख रहे हैं। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। ऐसा लग रहा है कि पीछे 2 वर्ष बीत गया है तो उसका जो व्यक्तित्व जो रहा वो बुझ सा गया है, और जिसे उसके रिश्ते का भाई भाप लेता है। इस कहानी में ये पता चल। अतः मालती का मौन उसके दम्भ का या अवहेलना का सूचक नहीं, कोई उसके अंदर घमंड नहीं, कोई बात नहीं कर रही है। वो उससे उसके वैवाहिक जीवन की उत्साहीनता यानी नीरसता, उत्साहहीन नीरस जीवन यापन कर रही है वो, और यांत्रिकता का ही सूचक है। वैवाहिक सुख दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त क्या होता था कि स्त्रियों की दशा किस तरह की होती थी।
ऐसा होता था कि जब ब्याही जाती थी, वो घर चली जाती थी, तो सिर्फ वो घर की देखभाल करती थी, फिर बच्चे की माँ बन जाती थी और पति के देखभाल में उसके पूरा जीवन बीत जाता था। उसका अपना कुछ सुख या अपना कोई जीवन नहीं ले पाता था। पति भी उसके लिए उतना समय नहीं निकाल पाता था, या बैठ के जो मनोरंजन की बातें होती थी वो नहीं हो पाता था। तो वो लेखक को यहाँ दिख रहा है और उन्होंने इसी को कहानी के रूप में, यानी रोज, यानी रेगुलर जो चीज होता है, हमेशा जो चीज हो रहा है वही हो रहा है, कुछ नयापन उस कहानी के अंदर नहीं है। और यूं कहा जाए कि एक नारी की सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का एक चित्रण है। जीवन से कैसे उब जाते हैं, जैसे यंत्रवत जी रहे हैं तो जी रहे हैं, इस तरीके का। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन, जिसके उनका परस्पर संबंध एक मतलब बहुत ही क्लोज रहा है, घनिष्ठ रहा था, से मिलने उसके घर पहुंचता है। यहाँ कहानी में ऐसा ही है। और वो बुद्धिजीवी तथा अनुभवी व्यक्ति भी है, जिस वजह से वो भाप लेते हैं कि उसकी बहन को क्या हो रहा है। तुरंत ही वातावरण तथा वहां रहने वालों की दशा को वो भाप लेते हैं, लेखक देख लेते हैं, जान लेते हैं। दोपहर का समय है, फिर भी वहां लेखक को संध्या की छाया मंडराती हुई दिखाई दे रही है। कि दोपहर का वक्त में भी लगता है कि शाम का वक्त आ गया है, सब एकदम चुपचाप वातावरण हो गया, निश्चुप जिसको कहा जाए। वो घर नया होने के बावजूद दोपहर अर्थात अपनी युवा काल में ही नीरस और शुष्क लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है कहानी के अंदर। मालती भी युवती माँ है, परंतु यंत्रवत और नीरस जिंदगी में जैसे जीर्ण शीर्ण काया में परिवर्तित हो चुकी है। अब उसके अंदर कुछ नहीं, खुशी, उमंग, चहल पहल, उत्साह कुछ नहीं बचा है, खत्म हो चुका है उसके जीवन से। और उसके जो पति है, जो महेश्वर नाम है, तो महेश्वर मतलब जब अतिथि के साथ यानी लेखक के साथ बातचीत करते हैं, बैठे हुए हैं बाहर, चांदनी रात का आनंद भी लेती है, लेकिन उस वक्त भी मालती घर के अंदर ही जो है खाना पकाने में व्यस्त रहती है, खाने और बर्तन मांजने में व्यस्त रहती है, यानी उसका कोई जीवन नहीं है। उसके बच्चे बार बार पलंग से गिर जाता है, रोना शुरू होता है, लेकिन उसे ही आना पड़ता है बच्चे को उठाने के लिए। और उसके अंदर ये जो चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है लेखक को, और लग रहा है कि वो बच्चे को देखते हुए पूछती है कि केवल ये मेरी ही जिम्मेदारी है, कि बच्चा केवल मेरा है। तो ये झुंझलाहट उस मतलब युवती में, उस लड़की में, उसके अपने बहन में दिखाई दे रहा है। निरस्ता की भाव, और उसे ऐसा लग रहा है कि ये काम एक नारी को ही क्यों करना पड़ रहा है, क्यों, क्या ये उसकी नियति है, इस तरह का सोच उसके अंदर आ गया है। और उसके पति जो है, सिवाय मतलब क्या है, उसको सिर्फ एक अपना काम दिखता है, अपना डिस्पेंसरी दिखता है, वो वहाँ काम में जाना सुबह, फिर काम से आना दोपहर को, फिर खाना खा के सो जाना, फिर शाम को निकल जाना, फिर रात के पहले जैसे होते होते घर लौटना, फिर वो जब खाना खा के सो जाता है, फिर उसके पत्नी जो है फिर सबको खिला पिला कर सुलाकर फिर वो खाना खाती है। तो उसके जीवन जो है एक यंत्रवत जीवन है। ये पूरे कहानी का एक सारांश है, और इसके अलावे यहाँ कुछ नहीं है। यूं कहा जाए कि जिसमें यहाँ जो लेखक जो हैं वो बहुत ही मतलब कुशलतापूर्वक नारी जीवन की विषम स्थितियों का जो है उल्लेख यहाँ उन्होंने किया है। बच्चे की चोटें भी मामूली बात है, क्योंकि चोटें रोज लगती रहती है। बच्चे की जो चोट है वो भी लग रहा है कि नियमित हो गया है, बच्चा हमेशा गिर जाता है, इसको चोट लगता है, हर चीज एक मतलब रोजमर्रे की जीवन बन गया है इसमें। मालती के मन पर जो लगने वाली चोटें भी चिंता का विषय नहीं है, वो भी कोई वजह नहीं बन रहा है किसी के लिए भी। उनके पति भी झांक कर नहीं देख रहे हैं कि उसको आखिर हो क्या गया है, क्योंकि वो हर रोज इन चोटों को सहती रहती है। रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है, पूरे कहानी में रोज की ध्वनि, यही मूल मतलब सार है इस कहानी का। मतलब रोज जो चीज हो रहा है वही इस कहानी में हो रहा है, और कुछ नहीं इसमें परिवर्तन है। ये बहुत, जिसको कहा जाए, हम लोग कहते हैं ना स्टैग्नेंट, फिक्स्ड, मोनोटोनस, यानी वही यंत्रवत नियमित जो चीज चल रहा है वो ही धारा के अनुसार चल रहा है, कुछ नयापन इस जिंदगी में नहीं है। और कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है, जहां पर तब मालती करुण स्वर में कहती हैं 11 बज गए। उसका घंटा गिनना और उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। लगता है कि कहानी एक रोचक मोड़ पर वहां पहुंचती है, जहां महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने को आदेश देता है कि यहाँ पर देखो आम है, इसको धोकर ले आओ। मतलब चूंकि अतिथि आए हैं वहां पर, तो जब वो आम धोने जाती है तो उस कागज के टुकड़े में जो है, वो कागज क्या है, एक दैनिक पेपर है, अखबार है जिसको बोला जाए,
तो वहाँ उसको आंख धोने के पहले वो पढ़ने लग जाती है और पढ़ने में व्यस्त रह जाती है। इससे ये भी मतलब ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उसको अपनी दुनिया में जो सिमट के रह गई है, उससे वो बाहरी दुनिया में झांकने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कहानी में कि वो किस तरह से घूट रही है अपनी जिंदगी के अंदर। एक नारी की स्थिति कैसा करुण अवस्था में हो गया है, आ गया है। और उसी को उसके घर में अखबार का भी अभाव है, वो कुछ पढ़ नहीं पाती है, अखबार के लिए तरसते रह जाती है, और जैसे ही उसके अखबार का एक टुकड़ा हाथ में आता है तो वो उसे पढ़ने में लीन हो जाती है। और इस बात का इसी से पता चलता है कि उसकी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर वो उसके आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है, वो निकलना चाहती है मगर निकल नहीं पाती है। तो सारांश के रूप में अगर देखा जाए कि कैसे इंसान एक परंपरागत सोच के शिकार है, यानी जो चल रहा है वही चल रहा है, नारी की स्थिति बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रहा वो रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है दिखने को। तो यहाँ पर यही एक मतलब यूं कहा जाए कि लेखक ने उस वक्त नारी की स्थिति पर प्रकाश डालने की कोशिश की कि किस तरह का नारी का जीवन हो जाता है। एक चंचल लड़की जब ब्याही जाती है, उसकी जब शादी होती है, जब वो पति के घर चली जाती है, तो उस वक्त उसके सिर्फ अपना उत्तरदायित्व का बोझ जो है उसके मतलब सर पे आ जाता है, और उसी में वो चार दीवारी के अंदर कैद हो जाती है। बाहरी दुनिया से उसका बिल्कुल कुछ मतलब सारोकार जिसको कहा जाए नहीं रह पाता है। ठीक है, तो ये था आज की जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा रोज, उसके एक सारांश। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ कोशिश की आप लोगों को बताने का आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे पाठ को पुनः, और फिर उसके अंदर से जो छोटे छोटे जो सवाल जवाब जो आपका बन जाता है उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, और अपना पढ़ाई लिखाई हमेशा एक जो दैनिक नियमित रूप से आप उसको चालू रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।